Assalamu alaikum. Our today topic is semiconductors. Let's start the topic. PMS 2018 में सेमीकंडक्टर्स के हवाले से क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स, और 2021 जो अभी रिसेंटली CSS हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि सेमीकंडक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट दिस कोटेशन मीन्स। तो पहले हम डिफ़ाइन करते हैं सेमीकंडक्टर्स को। बेसिकली कंडक्टर्स हमारे पास वो मेटल्स होते हैं जो ईज़िली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फिर इंसुलेटर्स आते हैं, वो मटेरियल्स या वो सिरेमिक मटेरियल्स जो कि कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को। अब इन दोनों मटेरियल्स के बीच में एक मटेरियल होता है जिसे हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी ना तो कंडक्टर्स जितनी ज़्यादा होती है ना इंसुलेटर्स जितनी कम होती है। वो बीच के मटेरियल्स हैं, इसीलिए हम इनको सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सो दोज मटेरियल्स दैट हैव कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। These are few images of the semiconductors. सेमीकंडक्टर्स ब्रेन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। हम सेमीकंडक्टर्स को क्यों ब्रेन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें यूज़ करते हैं, दैट टू इन ऑर्डर टू कंडक्ट आवर बिजनेसेस, द मोबाइल फ़ोन्स वी आर यूजिंग, ठीक है, एनी अदर डिवाइसेस जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, इवन जो कार में इलेक्ट्रिसिटी डिवाइसेस यूज़ होती हैं, प्लेन्स में जो यूज़ होती हैं, तकरीबन हर एक चीज़, इवन मेडिकल फील्ड में जो डायग्नोसिस के लिए हम चीज़ें यूज़ करते हैं, इलनेस की ट्रीटमेंट के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, मिलिट्री सिस्टम में जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, उन सब में ही तकरीबन सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे भी हम इनको कहते हैं कि दीज आर द ब्रेन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी ऐसा कोई भी आपको मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें सेमीकंडक्टर्स ना हो। सो दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द electronic devices that enabling advances in communication, computing, healthcare, military system, transportation, clean energy and countless other applications. So that's why we called as the brains of modern electronics. अच्छा, सेमीकंडक्टर्स को हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहते हैं, हम इनको माइक्रो चिप्स भी कहते हैं। अब ये बने किससे होते हैं? ये प्योर एलिमेंट्स होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये इनसे बने होते हैं। इसके अलावा कुछ कंपाउंड से भी ये मिलकर बनते हैं, जिसमें एग्जांपल है गैलियम आर्सेनाइड की। अच्छा, फिर जब ये प्योर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तब ये प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं। लेकिन फिर हम इनमें डूपिंग करते हैं। डूपिंग बेसिकली इम्प्योरिटीज़ को हम ऐड करते हैं, इंटेंशनली ऐड करते हैं, और इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने के पीछे हमारा मकसद होता है ताकि इसकी कंडक्टिविटी हम थोड़ी सी और बेहतर बना सकें। तो इस तरह से या तो हम प्योर एलिमेंट से सेमीकंडक्टर्स को की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गए, या फिर हम इनमें डूपिंग करते हैं या इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं इसकी कंडक्टिविटी को थोड़ा सा चेंज करने के लिए। एग्जांपल्स हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम डेली यूज़ में ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम यूज़ करते हैं और उसमें सेमीकंडक्टर है और वो हमारी हेल्प करता है। तो यूजिंग अ लैपटॉप टू एक्सेस एन ईमेल, द लैपटॉप सेमीकंडक्टर बेस्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम CPU भी कहते हैं, या ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम GPU कहते हैं, implements computing functions that instantly turn questions into आंसर। यानी नॉर्मली हम इवन अगर फ़ोन में भी, लैपटॉप में भी, जब हम कोई ईमेल चेक करने की कोशिश करते हैं या किसी को सेंड करते हैं या कोई भी मैसेज हम यूज़ करते हैं, तो बेसिकली जो कमांड हम दे रहे हैं, ये यही माइक्रोचिप्स या जो सेमीकंडक्टर्स हैं, यही उन कमांड को आंसर करते होते हैं, यही उन ऑपरेशंस को आगे लेकर जाते हैं। तो एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिलिकॉन से भी बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फैब्रिकेशन, और इसके अलावा हम कंपाउंड भी यूज़ करते हैं जो सोलर सेल्स होते हैं या लेज़र डायोड है। पीछे इमेज में भी मैंने आपको डायोड दिखाया है, तो वो जो है वो गैलियम आर्सेनाइड से मिलकर बनते हैं, यानी कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं या कंडक्टर्स हैं या इवन ये जो इंसुलेटर्स हैं, तो क्या वजह है इनकी कंडक्टिविटी चेंज है? और या फिर आपने सुना होगा
वैलेंस बैंड हो गए, इनर बैंड या कंडक्शन बैंड, ये बेसिकली क्या होते हैं? अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन दिस डायग्राम। एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स के इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब हमें पता है कि बहुत सारे एटम्स नोबल गैसेस के अलावा जो बाकी एटम्स हैं उनके जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, ठीक है, यानी कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें ये एनर्जी पाई जाती है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो उस वैलेंस शेल से ऊपर चले जाएं, ठीक है, या उस वैलेंस शेल से वो नीचे वाले शेल पे आ जाए इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबलाइज। अब होता ये है कि जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब वैलेंस शेल होते हैं उनमें जो है उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उनकी तरफ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो इनर बैंड्स होते हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं और न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से ये स्टेबल होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वैलेंस बैंड, ठीक है, ये जो हम बैंड्स पढ़ रहे हैं दीज आर बेसिकली एनर्जी लेवल्स, ठीक है, ये जो इनर बैंड है ये बेसिकली इनर एनर्जी लेवल है और वो एनर्जी लेवल जो क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब होता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब हम वैलेंस बैंड की बात करते हैं कि वैलेंस बैंड क्या है, तो द वैलेंस बैंड इज़ द बैंड हैविंग द हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो वो यहाँ वैलेंस बैंड में होती है और डिपेंड करता है जो इनर बैंड है वो मोस्टली कम्प्लीटली फिल्ड बैंड होते हैं, ठीक है, और जो वैलेंस बैंड है ये फुली भी फिल्ड होते हैं या ये पार्शियली भी फिल्ड हो सकते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है कि वैलेंस बैंड वो बैंड है जहाँ पर जो एनर्जी है वो हाईएस्ट होती है उन इलेक्ट्रॉन्स की जो इस बैंड में होते हैं, ठीक है। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लेट्स से कि अगर ये न्यूक्लियस के करीब का बैंड था तो ये अब आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं जहाँ पर हाईएस्ट एनर्जी होती है इनकी। ओके, अब थर्ड आ रहा है कंडक्शन बैंड। सो व्हाट इज़ कंडक्शन बैंड? द बैंड विच कंटेन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, ठीक है, ये जो बैंड है बेसिकली यहाँ पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब व्हाट आर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन? दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कंडक्ट द करंट इन अ कंडक्टर आर कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंडक्शन बैंड में जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो उनकी मूवमेंट की वजह से करंट कंडक्ट होता है, तो इस बेसिस पे हम इनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और ये जो बैंड है इसे हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। अब जहाँ पर एनर्जी की बात आती है कि यहाँ एनर्जी कैसे होती है, सो द कंडक्शन बैंड इज़ द बैंड हैविंग द लोवेस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी बहुत कम होती है, वैलेंस बैंड की हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी वैलेंस बैंड में होती है, ठीक है। अच्छा, अब इनके बीच में आपको नज़र आ रहा होगा फॉरबिडन या एनर्जी बैंड, ठीक है। अब ये फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? बेसिकली द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड अ कंडक्शन बैंड इज़ कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये था हमारे पास ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड और इन दोनों के बीच में ये जो है द गैप जो है इनके बीच में बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। अब इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस बैंड इज़ द फॉरबिडन वन विदाउट एनी एनर्जी। यहाँ हमने बात की थी कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी वैलेंस बैंड में होती है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वो स्टेबल होने के लिए कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और जब वो यहाँ पर चले जाते हैं तो वो एनर्जी को निकल जाती है उनसे और फिर यहाँ पे इस वजह से हम कहते हैं कि कंडक्शन बैंड इज़ द लोवेस्ट ऑक्युपाइड एनर्जी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो फॉरबिडन गैप है ये बेसिकली यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं होती, ठीक है, सो हैंस नो इलेक्ट्रॉन स्टेज इन दिस बैंड, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। इनर बैंड है जो कम्प्लीटली फिल्ड है, वो स्टेबल है, वो न्यूक्लियस के करीब है,
इसके बाद वैलेंस बैंड आता है, जो आउटर मोस्ट शेल है किसी भी एटम का, जहां इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी हाईली ऑक्युपाइड एनर्जी स्टेट में होते हैं। तो क्योंकि एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा होती है तो वो ऊपर की बैंड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और वो कंडक्शन बैंड तक जाते हैं, और जब वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ उनकी एनर्जी बिल्कुल कम हो जाती है। तो जो बीच का बैंड है, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं होती। तो जब यहाँ पे एनर्जी ही नहीं है, विदाउट एनी एनर्जी, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टे नहीं करता। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाइल गोइंग टू द कंडक्शन बैंड पासिस थ्रू द एनर्जी गैप। जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड की तरफ जाते हैं तो वो फॉरबिडन बैंड से गुजर कर कंडक्शन बैंड में जाते हैं। सो द फॉरबिडन एनर्जी गैप if greater means that the valence band electrons are tightly bound to the nucleus। अब इसका मकसद क्या है इस बैंड का? अगर ये जो बीच में फॉरबिडन बैंड है ना, यहाँ से आपको समझ आएगा। अब कंडक्टर के सबसे पहले मैं आपको ये कंडक्शन वाला बताती हूँ। ये वाला यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो नीचे रेड लाइन आपको दिख रही है, दिस इज़ बेसिकली वैलेंस बैंड, ठीक है। और ये जो इनके बीच में ये वाइट सर्कल्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड। और ये जो ब्लू बैंड आपको दिख रहा है, दिस इज़ बेसिकली कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब यहाँ अगर आप गौर से देखें तो कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड के बीच में किसी किस्म का कोई गैप भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब ये गैप नहीं होता तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्शन बैंड में जाते हैं, और वो जितना कंडक्शन बैंड में जाते हैं वो उतना ही उनकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर फॉरबिडन बैंड बिल्कुल नहीं ना होने के बराबर है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है। अब इंसुलेटर पे हम आते हैं। ये इसको आप देखें, ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, और ये जो सर्कल्स हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये कंडक्शन बैंड है। अब आप इसके बीच का ये ज़रा डिफरेंस देखें, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, वाइड बैंड गैप है, ठीक है। तो जब फॉरबिडन एनर्जी गैप इतना ज़्यादा हो तो द वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स, it means that the valence band electrons are tightly bound to the nucleus, ठीक है। Now in order to push the electrons out of the valence band, some external energy is required which would be equal to the forbidden energy gap, ठीक हो गया। ये जो वैलेंस बैंड है, अगर यहाँ पर गैप इतना ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के साथ बहुत टाइटली बाउंड है और ये इतना ईजिली कंडक्शन बैंड तक नहीं जा सकते क्योंकि इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। अगर आपने इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड की तरफ लेकर जाना है तो आपने इतनी ही एनर्जी एक्सटर्नली उसको देनी होगी जितना ये गैप है। अब यहाँ पे अगर ये +5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है तो आपने +5 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही देनी होगी। तो आपने +5 की एनर्जी देनी होगी, तब ही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर तक जा सकते हैं। तो यही वजह है कि इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी क्यों नहीं होती, सिरेमिक्स के मटेरियल क्यों चीज़ों को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि वहाँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत ज़्यादा होता है। और मेटल्स क्यों ईजिली चीज़ों को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन गैप है वो ना होने के बराबर है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक यानी सेमीकंडक्टर्स की तरफ। बीच में अगर आप देखें सेमीकंडक्टर्स को तो ये जो वैलेंस बैंड है, ठीक है, और कंडक्शन बैंड है, तो इसके बीच का गैप आप देखें, ना तो ये कंडक्टर जितना कम है ना ये इंसुलेटर्स जितना ज़्यादा है, बल्कि ये बीच में ही है। इतना है कि इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईजिली पार करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। यही वजह है कि हम सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सेमी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। जो इनके बीच का गैप होता है वो कंडक्टर्स जितना कम नहीं होता, तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जाते, ठीक है। उन्हें जो बीच का गैप है उससे गुजरना होता है, लेकिन ये इंसुलेटर की तरह इतना ज़्यादा गैप नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स उसको पार ना कर सके। सो दिस इज़ द डायग्राम बिटवीन दीज। आई होप आपको समझ आ गई हो। फिर हम टाइप्स की बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, कि हम इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो हम ब्रॉडली सेमीकंडक्टर्स को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं
जो कि बेसिकली किसी प्योर मेटल एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, और वो मैंने पीछे उसका जिक्र किया है कि जब ये सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर एलिमेंट से बने होते हैं तो उन सेमीकंडक्टर्स को हम इंट्रिंसिक कहते हैं, ठीक है। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं कि जिनमें हम थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर देते हैं, और इम्प्योरिटीज़ ऐड करने के पीछे का मकसद है हमारा कि हम उसकी जो कंडक्शन एबिलिटी है उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फिर हम उसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग करते हैं या इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अब हम उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, जिसकी बेसिस पे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम उनमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ डालें, ठीक है, यानी हम अगर प्रोडक्ट टेबल में से उन एलिमेंट्स को निकाल के उनकी इम्प्योरिटीज़ इसमें ऐड करें कि जिनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, तो उस केस में फिर हम इसको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब हम डालते हैं तो इसमें फिर हम इसको एन टाइप कहते हैं, ठीक है। मैं आगे इसको फर्दर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसे एन टाइप क्यों कहते हैं। और जब हम इम्प्योरिटी में ट्राईवेलेंट डालते हैं, ठीक है, यानी बोरॉन हो गया, गैलियम हो गया, अगर एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर हम उन एलिमेंट्स को लेकर जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसमें इनको एज एन इम्प्योरिटी ऐड करें तो इनको फिर हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, एक्सट्रिंसिक मेड टू बी वेरी प्योर केमिकली, क्योंकि जब ये एक ही एलिमेंट से मिलकर बना होता है तो ये बहुत प्योर होते हैं, और ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम आर वाइडली यूज्ड एज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जब हम बनाते हैं तो ज़्यादातर हम इनका यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये ग्रुप, अगर आप पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन देखें तो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं, और इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके 4 हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो होता ये है कि हर एक एटम दूसरे एटम के साथ, क्योंकि हर एक एटम में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और प्योरली कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, यही एलिमेंट है सेमीकंडक्टर्स में। तो होता ये है कि एक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो दूसरे एलिमेंट अपने इर्द गिर्द के एलिमेंट्स के साथ उनकी बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो जर्मेनियम में भी यही केस है और सिलिकॉन में भी यही केस है। अब आप यहाँ पे देखें, सिलिकॉन एटम है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में, और अगर यहाँ पे आप देखें सिलिकॉन क्रिस्टल लेटस, ये एक सिलिकॉन एटम है, ठीक है। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जो उसके साथ क्रिस्टल में पड़ा है सिलिकॉन एटम, उसके साथ शेयर किया है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, यानी एक जो सिलिकॉन है वो फर्दर 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। इसी तरह ये जो सिलिकॉन एटम है ये फिर फर्दर अपने जो इसकी, क्योंकि एक तो इसके साथ शेयरिंग कर चुका है, 3 इसके और रहते हैं, तो वो 3 और भी सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयरिंग कर देगा। तो क्योंकि ये बिल्कुल प्योर एक ही एलिमेंट से मिलकर बनते हैं तो इन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एक्सटेंसिक मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसमें हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, और फिर इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। अच्छा, डोपिंग हम इसी को कहते हैं जो हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, हम इसमें डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, इसको हम डोपिंग कहते हैं। और जो एलिमेंट एज अ इम्प्योरिटी हम ऐड करें उसको हम डोपेंट बोलते हैं, ठीक है। और वजह इसकी क्या है कि हम थोड़ी सी उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से हम उसमें डोपेंट डालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम 2 तरह के एलिमेंट्स को डालते हैं, पेंटावेलेंट्स या ट्राईवेलेंट्स डालते हैं, ठीक है। पेंटावेलेंट्स में एग्जांपल है आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फॉस्फोरस, और ट्राईवेलेंट में है इंडियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। अब एन टाइप क्या होते हैं? एन टाइप में हम बेसिकली डालते हैं पेंटावेलेंट। आगे मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। ये देखें, ये एंटीमनी का एटम है, ठीक है। तो अब इसमें क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसकी कंडक्शन इम्प्योरिटी ऐड करने से कंडक्शन कैसे ज़्यादा होती है मैं आपको वो समझाती हूँ। इम्प्योरिटी ऐड करने से कंडक्शन ऐसे ज़्यादा होती है कि ये एटम है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जब हम इसको एज एन इम्प्योरिटी ऐड किया ना हमने, तो अब ये जो सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने इस इम्प्योरिटी को ऐड किया तो इसने अपने एक एटम जो एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल का, वो एक सिलिकॉन के साथ शेयर किया, दूसरा इस सिलिकॉन के साथ, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ, ठीक है। अब जो सिलिकॉन्स हैं
वो फर्दर बॉन्डिंग करते होंगे, लेकिन आप ये सोचें कि ये जो बीच का एटम है इसमें तो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 4 तो इसने सिलिकॉन के साथ शेयर कर दिए, जो वो एक है वो किधर गया? वो एक ये है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आपके साथ किसी क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही कंडक्शन बेहतर होगा। ठीक है, कंडक्टर्स में, मेटल्स में भी यही होता है, क्योंकि वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कंडक्शन बैंड की तरफ मूवमेंट करते हैं, वो बाउंड नहीं होते किसी भी शेयरिंग प्रोसेस में, तो वो फ्रीली मूवमेंट की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ जब हम पेंटावेलेंट डालते हैं तो पेंटावेलेंट में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो हमारे सिलिकॉन या जर्मेनियम या जो भी, जैसे भी हमारा सेमीकंडक्टर का चिप बना है प्योर एलिमेंट से, उनके साथ बॉन्डिंग कर देता है, लेकिन फिर हमेशा जो उसका 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5th वन, वो पीछे फ्री रह जाता है। तो वो जब फ्री रहता है तो इस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और यूँ हम इन पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटीज़ के ज़रिए से अपनी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आप बाकी देखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए से शेयर हो रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा इम्प्योरिटी यानी डोनर एटम जो हमने इसमें डाला है वो ये है पेंटावेलेंट। कोई भी पेंटावेलेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही हो। तो इस केस में फिर हम इससे कहते हैं कि ये पी टाइप है। ठीक है, सो पी टाइप में, सॉरी ये एन टाइप है। एन टाइप में जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि पीछे एक फ्री इलेक्ट्रॉन 5वां रहता है जिसके साथ कोई सिलिकॉन एटम नहीं है कि उसके साथ बॉन्डिंग कर सके। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज कैरी हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, और हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। Now what is a p-type semiconductor? Let me explain the diagram first. p-type में हम बेसिकली कोई भी periodic टेबल से जो ट्राईवेलेंट एटम्स हैं हम उनको उठाते हैं। ट्राईवेलेंट वो एटम्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं ट्राईवेलेंट। अब आप इस केस में देखें हमने कौन सा एटम लिया है, हमने लिया है बोरोन। ठीक है, बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। वैसे इसका एटॉमिक नंबर 5 है, जो इसका इनर मोस्ट शेल है। ठीक है, जो इनर बैंड है इसमें, वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आउटर शेल में इसके यानी वैलेंस शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमने जब इसको एज एन इम्प्योरिटी ऐड किया, यहाँ पे आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बोरोन के एक एटम के साथ सिलिकॉन के एटम ने कोवेलेंट बॉन्डिंग कर दी। ठीक है, दूसरे एटम के साथ भी सिलिकॉन ने बॉन्डिंग कर दी। ठीक है, यानी शेयर हो चुके हैं इसके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब तीसरे के साथ भी बॉन्डिंग हो गई, लेकिन आप देखें कि सिलिकॉन के तो 4 एटम्स हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक में, तो सिलिकॉन की क्योंकि एटम्स में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो 4 हैं। ठीक है, तो अब जब वो खुद प्योर था, जब हमने इम्प्योरिटीज़ उसमें नहीं ऐड की थी, तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स 8 के सिलिकॉन्स के साथ बॉन्डिंग करते थे। ठीक है, फिर पेंटावेलेंट में हमने देखा कि क्योंकि उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो सिलिकॉन ईजिली 4 के साथ तो उसने बॉन्डिंग कर ली, एक पेंटावेलेंट का इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह जाता है। ठीक है, जो कंडक्शन करता है। अब इस केस में अगर आप देखें कि सिलिकॉन बोरोन के पास तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब 4 सिलिकॉन इसके क्रिस्टल में हैं, तो अब 3 को तो बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग का मौका मिल जाता है, एक जो है वो ऐसे ही रह जाता है, तो वो क्या हम कहते हैं कि होल है। ठीक है, बोरोन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि होल है खाली। ठीक है, तो सिलिकॉन का एक एटम और वो होल रह जाता है। तो क्या होता है कि सिलिकॉन का एक एटम जब उस होल को फिल करता है तो पीछे एक और होल बन जाता है। इसी तरह कोई और सिलिकॉन का एटम जो एक रह चुका है, जिसके पास बोरोन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है शेयर होने के लिए, वो जब उस होल में जाता है, क्योंकि होल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो जब ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होल में जाते हैं तो पीछे एक और होल डेवलप हो जाता है। इस तरह से ये इस वजह से कंडक्शन जो है होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की, वो इस प्रोसेस से होती है। ठीक है, पेंटावेलेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से कंडक्शन होती है, और ट्राईवेलेंट में क्योंकि होल रह जाता है, एक सिंपल होल होता है, जितने भी ट्राईवेलेंट एलिमेंट्स होते हैं, और जो हम सिलिकॉन होता है उसका जो एक फ्री सिलिकॉन है जिसके पास बोरोन के साथ शेयरिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो उस होल को फिल करते हुए पीछे एक और होल्स बनाते जाते हैं, तो इस मूवमेंट से फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। क्योंकि होल पे पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए फिर हम इसको पी टाइप इलेक्ट्रॉन इन एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो अगर आप बिल्कुल आप 0 केल्विन टेम्परेचर पे किसी सेमीकंडक्टर को रखते हैं तो 0 केल्विन पे दे एक्ट एज एन इंसुलेटर, ठीक है। यानी जो बॉन्ड जो फॉरबिडन गैप है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर नहीं जा पाते। इसके अलावा अगर आप इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दें तो वो जो फॉरबिडन गैप होता है सेमीकंडक्टर्स का वो इतना कम हो जाता है कि दे स्टार्ट एक्ट लाइक अ कंडक्टर। इसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में ये है कि ड्यू टू देयर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सेमीकंडक्टर्स कैन बी मॉडिफाइड बाय डोपिंग टू मेक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सूटेबल फॉर एनर्जी कन्वर्जन स्विचेस एंड एम्पलीफायर, ठीक है। वो मैंने आपको पीछे बताया कि जब हम डोपिंग करते हैं, इम्प्योरिटीज़ करते हैं, तो हम अकॉर्डिंगली इनकी कंडक्शन को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो हम इसी तरह स्विचेस के लिए या एम्पलीफायर्स के लिए, एनर्जी कन्वर्जन के लिए भी इनको सूटेबली चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी ये है क्योंकि इनका वेट बहुत कम होता है, मैंने पीछे इमेजेस में आपको दिखाया था, वो बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इसी वजह से हम इनको माइक्रोचिप्स कहते हैं। तो इनका साइज़ और वेट बहुत लेस होता है, तो इन्हें हैंडल करना बहुत आसान होता है। इसके अलावा जो इनकी रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, हाँ इंसुलेटर्स के मुकाबले में कम है, क्योंकि इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इनकी कंडक्शन के मुकाबले में रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप जितना ज़्यादा इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका जो रेजिस्टेंस है वो उतने ही ज़्यादा कम होता जाएगा। सो दीज आर फ्यू ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। यूजेस इसकी एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा है, मैंने स्टार्ट में भी डिस्कस की थी कि टेम्परेचर सेंसर्स जितने भी होते हैं, ठीक है, उनमें हम सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करते हैं। जितने भी टेम्परेचर सेंसर्स डिवाइसेस हैं, इवन ये जो हम थर्मोमीटर्स वगैरह यूज़ करते हैं फीवर्स देखने के लिए, यहाँ पर भी सेमीकंडक्टर चिप लगे होते हैं। इसके अलावा जो 3D प्रिंटिंग मशीन्स हैं वहाँ हम सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करते हैं। जो कार्स वगैरह हैं उनमें हम यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होते हैं, कैलकुलेटर्स में, सोलर प्लेट्स में, कंप्यूटर्स में सेमीकंडक्टर्स को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम स्विच वगैरह यूज़ करते हैं वो सेमीकंडक्टर्स से मिलकर बने होते हैं। लैपटॉप्स हो गए हमारे, जो माइक्रोवेव्स हैं किचन में, जो रेफ्रिजरेटर्स हैं वहाँ ये चिप्स यूज़ होते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी को जब हम चेंज करते हैं, ठीक है, जब हम थर्मो इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस होती हैं ना उनमें हम कूलिंग एजेंट यूज़ करते हैं, वो बेसिकली यही सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इसके अलावा जो लाइट इमिटिंग डायोड है उसमें भी हम सेमीकंडक्टर्स को ही यूज़ करते हैं। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट सेमीकंडक्टर्स। होप आपको सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड समझ आ गया हो इस टॉपिक के बारे में। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स।